कि ये सरकार किसी भी तरह से वक्फ बिल को पास नहीं करेगी, इसको इनको वापस लेना होगा। डीएम गुलाम होता है सरकार का, जो भी सरकार होती है। दिल्ली में वक्फ की इतनी प्रॉपर्टियां हैं कि 990 वक्फ प्रॉपर्टियां तो हमने खाली करवाने के ऑर्डर करवाए, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड के मामले में क्या होता है कि सरकार का जो एमएलए या एमपी होता है, उसका जो पसंदीदा आदमी होता है वो उसका चेयरमैन बनता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को गुलाम बनाया हुआ है। वक्फ बोर्ड आजाद नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर देश में बहुत कुछ हुआ है और राजनीतिक मंचों से भी बहुत कुछ कहा गया है। मेरे साथ एडवोकेट शाहिद अली मौजूद हैं। मैं जानने की कोशिश करूँ एक तारीख में जो इन्होंने कॉल किया है, जो एक आंदोलन के लिए कहा गया, वो किस तरह का है और क्या उसमें करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, 1 तारीख को हमारा दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हम कर रहे हैं। जो रैली हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, वक्फ को बचाने के लिए, और रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जातीय जनगणना करवाने के लिए, ईवीएम को बैन करवाने के लिए। दरअसल क्या है कि संविधान हमारा खतरे में है, और अगर वक्फ एक्ट खत्म हो गया तो भी संविधान खतरे में है, संविधान खत्म होगा। ईवीएम बैन नहीं हुई तो भी संविधान खत्म होगा, और जातीय जनगणना नहीं हुई तो भी संविधान खतरे में है। तो इसलिए संविधान से सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमने यहाँ पर 1 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। हमें यकीन है कि अगर 1 तारीख को मुसलमान कसीर तादाद में आए, दलित तो आएगा, दलित अच्छी तादाद में आए, ओबीसी भी आएगा। अब बात है हमारी मुसलमान की, हम कितने जागे हुए हैं। अगर हम भी अच्छी तादाद में यहाँ पर पहुँचे, आप यकीन जानिए कि ये सरकार किसी भी तरह से वक्फ बिल को पास नहीं करेगी, इसको इनको वापस लेना होगा। हमारी पूरी कोशिशें ये है, हमने पूरी अपनी जान लगा रखी है कि वक्फ बिल को सरकार वापस ले, क्योंकि ये इनका जो वक्फ बिल है ये ना सिर्फ असंवैधानिक है, ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी दलित है। दलित के लिए मैं बता दूंगा एंटी दलित क्यों है। ये एंटी नेशन है, बेसिकली भारत के खिलाफ है ये बिल, भारत की रूह के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है ये बिल। क्यों सर, क्यों इसको बार बार कहा जा रहा है कि अगर ये बिल ऐसे बन गया या ऐसे तरमीम हो गई इसमें तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा? खतरनाक किस तरह से हो जाएगा सर? सर, इसमें जो चीज़ें हैं, आप देखिए आप क्या चीज़ें हैं इसमें। आप कह रहे हैं कि हम ट्रिब्यूनल को ख़त्म कर देंगे और उसकी पावर डीएम को दे देंगे। ट्रिब्यूनल मतलब हो गया एक जुडिशल बॉडी, यानी जुडिशरी की पावर आप ख़त्म कर देंगे और आप प्रशासन को पावर दे देंगे। डीएम प्रशासनिक अधिकारी है, डीएम गुलाम होता है सरकार का, जो भी सरकार होती है। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशरी यानी जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसकी पावर आप ख़त्म कर देंगे, आप प्रशासन को दे देंगे, तो ये संविधान की हत्या है नहीं है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर वाले मामले में कि प्रशासन को प्रशासन का काम करना चाहिए, जुडिशरी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो कर भी नहीं सकते। तो ये जो ट्रिब्यूनल है, और ट्रिब्यूनल खाली वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं है, देश के अंदर हज़ारों ट्रिब्यूनल हैं। जैसे MACT मोटर एक्सीडेंट हो जाता है उसका अलग ट्रिब्यूनल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उनका अलग ट्रिब्यूनल है, कैट जिसको कहा जाता है, जो बैंक से लोग लोन लेते हैं 10 लाख रुपए ज़्यादा, उसका अलग ट्रिब्यूनल है, DRT कहा जाता है या DART कहा जाता है, CGAT है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, MRTP है, MACT है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं। वो ट्रिब्यूनल इसलिए बनाए जाते हैं स्पेसिफिक, ताकि त्वरित न्याय हो, जल्दी न्याय हो, और चूंकि उसमें एक्सपर्ट बैठे होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर भी एक जज साहब बैठे होते हैं, एक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सेक्रेटरी लेवल का आदमी बैठा होता है। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड वाले अपने लोग बिठा लेते हैं इसके अंदर और वो अपने हिसाब से फैसले कर लेते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब मुझे बताइए, अगर आप जुडिशरी को ख़त्म कर देंगे इसके अंदर से और प्रशासन को दे देंगे तो वक्फ खत्म होगा नहीं होगा। तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि साहब हम दोबारा से तमाम जितनी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उसका सर्वे करवाएंगे, यानी जुडिशरी को आपने ख़त्म कर दिया, अब आप सर्वे करवाएंगे। सर्वे किसके खिलाफ करवाएंगे? इस वक्फ के लिए। लिमिटेशन एक्ट को जो पार्लियामेंट ने पास किया उसको आप एक तरफ उठा के फेंकेंगे। भाई कानून है ना भारत की सरकार का बनाया हुआ, भारत की संसद का बनाया हुआ कानून। जो संसद बनाती है वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, देश का कानून होता है वो। सर, दिल्ली में लगभग वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी होंगी? सर, दिल्ली में वक्फ की इतनी प्रॉपर्टियां हैं कि 990 वक्फ प्रॉपर्टियां तो हमने खाली करवाने के ऑर्डर करवाए। 123 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार छीनना चाहती है, जिसमें 1 मेंबर कमेटी, 2 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर और तमाम चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा 300 और वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर ऑलरेडी कर ली। उसके अलावा अभी भी हमारे पास में इतनी प्रॉपर्टियां वक्फ की कि जितनी प्रॉपर्टियां बची हैं ना, खाली ये हमें मिल जाएं, खाली हमें मिल जाएं, हम दिल्ली में हर साल एम्स अच्छा हॉस्पिटल खोल लेंगे, हम एक बढ़िया वाली यूनिवर्सिटी
एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी बना लेंगे, हर साल बना लेंगे हम। इतनी हमारे पास प्रॉपर्टियाँ हैं, लेकिन इनकी निगाह खराब है। ये हमारी प्रॉपर्टियों को कब्जा करना चाहते हैं, ये हमारे कब्रिस्तानों को भी छीनना चाहते हैं, मस्जिदों को छीनना थोड़ा चाहते सा अलग सवाल है, लेकिन मैं पूछना बिल्कुल चाहूँगा, करें, बिल्कुल। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अभी बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि एक एम्स बना लेंगे। सर, वक्फ कब से है और अब तक एक एम्स क्यों नहीं बन पाया? मुसलमानों के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन पाई? मुसलमानों के लिए एक अच्छा कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? वक्फ ने अगर ऐसे काम क्यों नहीं किए हैं? बहुत अच्छा सवाल। वक्फ को गुलाम बनाया गया, पता है आपको ये बात? देखिए, 1925 में एक बिल बना जिसका नाम था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट 1925। ठीक। उनके साथ 1921 में तकरीबन वही हुआ था जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा, अंग्रेज़ों ने किया था। उनकी प्रॉपर्टियों को हड़पने के लिए एक बिल लेके आ रहे थे, उन्होंने आंदोलन किया। जब वो पार्लियामेंट की तरफ पहुंचे, दिल्ली में पहुंचे, उनकी कुछ शहादतें भी हुई, तो ब्रिटिश सरकार झुकी, उन्होंने वो कानून बनाया। जब वो कानून बना तो महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ने कहा कि आज हम जंग आज़ादी की पहली लड़ाई जीत गए। इसको समझने की ज़रूरत है। वो क्या था? उसमें ये था कि जो उनकी प्रॉपर्टियाँ गुरुद्वारों की, उनको वही मैनेज करेंगे, उसकी बॉडी को भी वही चुनेंगे, ठीक है। सरकार नहीं चुनेगी। लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड के मामले में क्या होता है कि सरकार का जो एमएलए या एमपी होता है, उसका जो पसंदीदा आदमी होता है वो उसका चेयरमैन बनता है। जो मुतवल्ली होती हैं वो उनके अपने लोग होते हैं। जो सोशल वर्कर होता है उनको अपॉइंट करती है। एक सिर्फ वकीलों में से जो वकीलों की बॉडी बार काउंसिल से चुन के आता है, तो एक आदमी के अलावा बाकी सारे सरकार के अपॉइंटेड होते हैं। तो सरकार का गुलाम होता है ये। अब सिर्फ सरकार का गुलाम होता है तो अब दिल्ली में देखिए 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर करी। भारत की सरकार ने कह रहा हूं मैं, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब वो एक्वायर करी तो दफा 51 में क्या लिखा हुआ है वक्फ की, कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की एक्वायर नहीं कर सकती सरकार। अगर करेगी किसी पब्लिक पर्पज के लिए तो फिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन लेगी और वक्फ बोर्ड को कंपनसेट करेगी। सर, अंबानी का सुनिए, इसको जरा समझने की जरूरत है। दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर करी बिना वक्फ बोर्ड के परमिशन के, बिना चेयरमैन की परमिशन के। क्योंकि सरकार तो उसी पार्टी की है जिसका चेयरमैन बना हुआ है, एक्वायर तो वही कर रहे हैं, परमिशन भी नहीं ले रहे, कंपनसेशन भी नहीं दे रहे। तो इसलिए कोई ना कॉलेज बन सका ना यूनिवर्सिटी बन सकी, क्योंकि वक्फ बोर्ड को गुलाम बनाया हुआ है। वक्फ बोर्ड आज़ाद नहीं है। आज़ाद वक्फ बोर्ड तब होगा जब, जैसे हमारे सरदार भाइयों के पास एक्ट है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट, ऐसा हमारा एक्ट बनेगा। उसकी बॉडी को तमाम मुसलमान चुनेंगे, तभी ट्रांसपेरेंसी आएगी, तभी अकाउंटेबिलिटी आएगी। तब मुसलमान पूछेंगे आपको हमने वोट दिया था, 5 साल दिए ना आपको, आपने बताइए कितने कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए। अभी तो पता ही नहीं है लोगों को वक्फ क्या है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं सर हमारा क्या नुकसान हो रहा है वक्फ से, क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने गुलाम बनाया वक्फ बोर्ड को या वक्फ प्रॉपर्टीज को, वो कभी चाहते ही नहीं वक्फ आज़ाद हो। और हमें ये मोदी सरकार ने भी बजाय वक्फ को आज़ाद करने के, इन्होंने क्या कहा, हम वक्फ की ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा मुसलमानों को, हम ख़त्म कर देंगे। भाई मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो अगर फ़ायदा नहीं कर रही है तो आप छीन लोगे उसे। ये कौन सी बात हुई? सर, अंबानी का एंटीलिया जो है वो कहीं ना कहीं बहुत विवाद के घेरे में रहता है, उस पर लगातार बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं घोटाले वाली बात तो है कि उनको वो जगह दे दी जाती है, उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको कैसे देखते हैं? सर, होता है दरअसल ये है कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है, उस पर जो भी सरकार जिसका मन होता है ना, जहाँ हाथ रख देती है वो छीन लेती है। नैरेटिव ये फैलाया जाता है कि वक्फ जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है उसकी हो जाती है, होता उसके उलट है। अब अंबानी साहब को देख लीजिए, इतनी बड़ी वहाँ पर उन्होंने प्राइम लोकेशन की जगह लेके बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल है उसका रेंटल्स है, उसके रेंटल से ही एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके खिलाफ बातें होनी चाहिए। लेकिन अब इसी तरह की चीज़ें करने के लिए एक उन्होंने अंबानी साहब को दे दी। दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास तक 15 एकड़ ज़मीन, प्राइम लोकेशन है सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहाँ पर है। अभी की बात है 2 साल पहले, वो भारत की सरकार ने बाकायदा संगीने सीआरपीएफ बेच करके हमारे वो बंदूकें चलाई, बंदूकें तान दी हमारी तरफ, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, फिर भी छीन ली उन्होंने, क्योंकि सरकार उनके पास है, ताकत उनके पास है। तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हमारी छीन ली। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों को, ये लोग जब चाहते हैं छीन लेते हैं। फैलाया ये जाता है कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे चाहता है हाथ रख देता है, एक हिंदू मुस्लिम करने के लिए, एक सेंटिमेंट बनाने के लिए। ये गलत है पूरी तरह से। किसी हिंदू भाई की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में नहीं ली गई है आज तक, ना ली जाती है, ना ली जा सकती है। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान में वक्फ की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल ये बात कही, और ये बात उनकी बचकाना है। एक प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर हैं, अच्छा खासा उम्र दराज है, और उनकी उम्र 14-15 साल के बच्चे की बराबर भी नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे, या उनको उनकी पार्टी के लोग ब्रीफ नहीं करते, या उनके पास में लीगल टीम की कमी है कि अगर वक्फ बोर्ड इलीगल है या असंवैधानिक है
तो फिर बताइए हिंदू एंडोमेंट एक्ट क्या है, फिर बताइए मुझे ट्रस्ट एक्ट क्या है, फिर बताइए मुझे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट क्या है। इसके लिए तो अलग से इलेक्शन भी होता है, इलेक्शन कमीशन भी उनका अलग है। तो ये जो चीज़ें हैं कि जो चीज़ मुसलमान की है वो है संवैधानिक है, जो बाकी मज़ाहिब की हैं वो सब संवैधानिक है। तो ये मतलब आपकी, और इसके अलावा क्या है कि आप एंटी मुस्लिम हो, आपकी पॉलिसी एंटी मुस्लिम है, या फिर आपका बिल्कुल बचपना आ गया दोबारा से, आपका रिटायरमेंट होने का वक्त है। सर, नामूस रिसालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं, उसके लिए तौक़ीर रज़ा ने कॉल दिया था। आपने देखा कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता, रोक दिया जाता। अब मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आपने कहा कि 10 लाख लोग यहाँ पहुँच जाओ, दलित तो आ रहे हैं, मुसलमानों से आपने रिक्वेस्ट की। तो क्या लगता है कि प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, या पहुँच पाएंगे? क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई जो लोग रामलीला मैदान आए थे। देखिए, जो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब वाले आपका जो सवाल है, वो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब उसका जवाब देंगे कि वो क्यों बुला रहे थे, क्यों नहीं बुला रहे थे, या सरकार से परमिशन ली थी, नहीं ली थी, क्या है वो बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लोग क्या करते हैं कि अगर खाली मुसलमान की बात करेगा तो ये हिंदू मुस्लिम कर देंगे। ठीक है। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने अगर दलितों को साथ में लिया होता तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाते, परमिशन भी होती, सब कुछ होता। ओबीसी को साथ में लिया हुआ था तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाते। हम लोगों ने इसीलिए दलित भाइयों के साथ में, वो हमारे साथ में, ये हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं सकते। इन्होंने दरअसल क्या किया है, हिंदू मुस्लिम ये कहीं ना कहीं इनको सांस देने का काम करते हैं। मैं मौलाना के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं इस तरह की जो लोग बयान देते हैं ना कि मुसलमानों ये कर दो, सड़कों पर आ जाओ, फलां हो जाओ, यही तो उनकी फ्यूल है, स्ट्रेटेजी उनकी है। उनका फ्यूल तो यही है कि देखिए साहब ये मुसलमान एक हो रहे हैं, बड़े ख़तरनाक हैं, ये कर देंगे, तो उससे वो लोगों को डराने का काम करते हैं। जबकि हकीकत क्या है कि मुसलमान से ज़्यादा शांति प्रिय कौन होगा। अभी 5 बच्चे वहाँ शहीद हो गए संभल में, सारे मुसलमान शांति में है ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ रहा। पहला सर्वे हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ा। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ा। हज़ारों आपके किलिंग हो गई, कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ते। तमाम चीज़ें, तमाम जुल्म सितम हो रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ रहे। आप वक्त बिल पर रोज़ बेकार की बातें करते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ रहा। लेकिन ये करते क्या हैं, ये 85% लोगों को 15% लोगों के ख़िलाफ़ करने की बात करते हैं। हम जो बात करते हैं, हम बात वो करते हैं कि साहब ये जो 85% हैं, बेसिकली जुल्म तो इन पर भी किए करते हैं ये लोग, बख्श तो इनको भी नहीं है। मूछे रखने का अभी तक अधिकार नहीं, घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं, बिल्कुल साथ में खाना खाने का नहीं। भाई बात करते हो ना, ये बात करते हैं कि साहब बटेंगे कटेंगे, क्या क्या बातें करती हैं। मुझे बताइए, जो बराबरी की बातें करती हैं, देंगे बराबरी, देंगे अपनी बहू बेटी वहाँ पर उनके घरों में, उनसे लेंगे बहू बेटी। तो जब तक बहू बेटी का रिश्ता नहीं होगा, जब तक खाने का रिश्ता नहीं होगा, जब तक बराबरी की बात क्या है। तो इसलिए ये बेसिकली क्या करती है, 85% लोगों को अलग अलग डिवाइड करके, तोड़ करके उनको मारने का काम करते हैं, उन पर जुल्म करने का काम करते हैं। हमारा जो काम है, इन 85% लोगों को जोड़ करके इनको ये बताने का काम है कि भाई ये देश सभी का देश है, ये हिंदू मुस्लिम तहजीब का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये एकता का देश है, ये देश आगे बढ़ना चाहिए। ये देश वो देश है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसी हदीस है, ऐसा सुना है मैंने पढ़ी नहीं वो हदीस, कि यहाँ से अच्छी अच्छी खुशबू आती थी हिंद की तरफ से। तो ये वो देश है जहाँ पर नबी भी पैदा हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि आदम इस्लाम भी यहीं पैदा हुए। तो ये देश अजीम देश है, तो इस देश को बचाने के लिए हमने जी जान लगा रखी है। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप भी आइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो 1 तारीख को एक बड़ा ऐवान है और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है वो आंदोलन हो रहा है और रामलीला मैदान में होना है। कैमरा पर्सन अफसर के साथ मैं मजहर खान, मिल्लत टाइम्स, दिल्ली। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।